something about standard costing. Now what is standard costing? We all know. हम लोगों ने पहले भी सुना है, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में सीखा हुआ है. Standard costing is a very special chapter as far as costing is concerned. I tell you one thing, standard costing and marginal costing are two special chapters of this subject, cost accounting. I'm sorry. Okay, so these are special subjects just because this does something called as the postmortem part. What is the postmortem part? यहाँ पर जो है तुम लोगों को बाकी सब कॉस्टिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, वी फाइंड आउट समथिंग. यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं. फर्क क्या है दोनों में? कॉस्ट शीट बनाया हम लोग, वी फाउंड आउट कॉस्ट पर यूनिट. प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग हर प्रोसेस के बाद कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं. सो व्हाट आई मीन टू टेल टू ऑल ऑफ यू इज, बाकी सब टेक्निक्स अगर आप या जो सिस्टम सीखते हो, इफ यू अंडरस्टैंड, देयर वी फाइंड आउट द कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक वेयर वी इवैल्यूएट, where we try to understand कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए. So standard costing is basically called as variance analysis. कुछ लोग उसको variance भी बोलते हैं, कोई variance बोलते हैं. The word variance means difference. तो यहाँ पर there is something called as standard. What is standard? Standard वो होता है जो starting से कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, सेम होता है. तो हम लोग साल के शुरुआत में ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉस्ट क्या होगा, क्वांटिटी कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा. तो कॉस्ट जब हम लोग बात करते हैं तो वी नो देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. वन इज मटेरियल, अदर इज लेबर एंड थर्ड इज ओवरहेड्स. So for each of the three major components of the cost, we have material variance, labor variance and overheads variance. Overheads में fixed overheads, variable overheads, दोनों का variance अलग अलग कैलकुलेट होता है. दोस्तों ध्यान में रख लेना, सिर्फ कॉस्ट का variance होता है ऐसा मत सोचना. There is a variance for income too. Like we have something called as the profit variances and sales variances also. तो प्रॉफिट वरायंस भी होता है, सेल्स वरायंस भी होता है, बट टीवाई बीकॉम में ये सब चीज को इंक्लूड नहीं किया है. मैं इन जनरल थियरी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वरायंसेस या तो हमारे लिए फेवरेबल होंगे या एडवर्स होंगे. तो अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, अच्छा वरायंस कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंस बोला तो दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल. स्टैंडर्ड को बजटेड भी बोलते हैं, एक्चुअल इज एक्चुअल. तो साल की शुरुआत में लेट अस से दैट मैंने सोचा था ₹1,00,000 खर्चा होगा, और अगर खर्चा सिर्फ 90,000 रुपया हुआ तो मेरे को 10,000 रुपए का फायदा हुआ. इसीलिए बोला है कि इन केस ऑफ कॉस्ट वरायंस अ पॉजिटिव आंसर इज फेवरेबल. 1,00,000 माइनस 90,000 करोगे तो हमको आंसर आएगा 10,000 फेवरेबल. While a negative answer is adverse variance. इनकम में एग्जैक्टली उल्टा होता है. मैंने ₹1,00,000 कमाने का सोचा और 90,000 ही मिला, तो 10,000 रुपया अगर मेरे को नेगेटिव आंसर आ रहा है या पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो मेरे लिए एडवर्स वरायंस है, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो उधर फेवरेबल है. This is just for your information. So if I talk about material variances, so let us understand material variances. वैसे तो material variances में there are 5 types. आपको उसमें से 3 ही मेजर सीखने हैं. The basic variance is material cost variance, which is further divided as material rate variance and material usage variance. ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, हम लोग
मटेरियल रेट और मटेरियल सिंपल है, रेट में और यूज करने का तरीके में क्या फर्क पड़ा, दैट विल डिसाइड द टोटल कॉस्ट. तो देयर आर थ्री वेरिएंसेस इन TYBCom syllabus as far as materials is concerned. और चार्ट देख के आपको समझ में आता है दैट मटेरियल cost variance is nothing but material rate variance plus material usage variance. variance कैलकुलेट करना है तो मैंने फॉर्मूला तो पहले ही बोले, इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. तो पहला बेसिक फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वरायंस, फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. सवाल पूछोगे सर कैसा कॉस्ट कैलकुलेट करने का, तो हम लोग क्वांटिटी रेट, दो चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वांटिटी एंड रेट दोनों मल्टीप्लाई करो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट. एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट. इसीलिए आपको याद रहेगा तो हम लोग दो टेबल बनाते थे, स्टैंडर्ड टेबल एंड एक्चुअल टेबल. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक तकलीफ वाला जगह आप लोगों को याद आता होगा, तो जब हम लोगों को कम क्वांटिटी का स्टैंडर्ड दिया है, जैसे एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड दिया है और बोला है कि 1000 यूनिट्स बनाया, तो अपने को proportionate quantity लेना पड़ेगा. That was the one thing that you have to remember. When we come out rate, तो rate variance मैंने फॉर्मूला एकदम सिंपल बोला है, variance is difference between standard and actual. तो अगर rate variance चाहिए तो it is standard rate minus actual rate. किससे मल्टीप्लाई करने का, हमने जितना क्वांटिटी खरीदा उससे, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी. When we talk about usage, again usage will be standard minus actual, standard quantity minus actual multiplied by the standard rate, क्योंकि हमने जो सोचा था उसका नुकसान हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. So my dear friends, this chart gives a very simple clear idea of material variance. और जैसा आप लोगों को मालूम रहेगा, थोड़ा भी याद रहेगा, अगर मटेरियल वरायंस याद है तो लेबर वरायंस को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. तो लेबर वरायंस अगर हम लोग समझेंगे तो वी हैव लेबर कॉस्ट वरायंस एज द मेन वरायंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लेबर रेट वरायंस एंड लेबर एफिशिएंसी वरायंस. उधर यूसेज था, मटेरियल यूज होता है, लेबर का आउटपुट प्रोडक्टिविटी काम में आता है, तो इसलिए शब्द बदल गया एफिशिएंसी. तो इसमें भी हम लोग देखते हैं लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर रेट प्लस लेबर एफिशिएंसी. कॉस्ट वरायंस वो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. अब यहां पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब आप रेट लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेट किसका दिया है. पर आवर दिया तो यू शुड राइट स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स. पर वीक दिया तो स्टैंडर्ड वीक एंड स्टैंडर्ड वीक आवर्स एंड एक्चुअल वीक आवर्स. मंथ दिया तो स्टैंडर्ड मंथली आवर्स एंड एक्चुअल मंथली आवर्स. तो किसका आवर्ली रेट ले रहे हो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. कभी कभी उन लोग कंफ्यूज करने के लिए पर यूनिट का रेट डाल देते हैं. आपको बोलते हैं कि एक घंटे में हम लोगों को 10 यूनिट बनता है और एक यूनिट का 1000 रुपया है, तो आपको उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली पर आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर लेबर वरायंस द रेट मस्ट बी पर आवर. प्लीज कीप दैट इन माइंड. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इधर वो चीज इंपॉर्टेंट था. बाकी जैसे वहां पर सिखाया, रेट वरायंस, लेबर रेट वरायंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, and efficiency standard hours minus actual hours multiplied by standard rate. As far as theory is concerned, हम लोगों को ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिक टिप्स हो गए. As far as theory is concerned, सवाल उठता है कि सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फायदा क्या है, सच्ची में इसका कुछ फायदा होता है क्या. मैं आपसे पूछूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपने कभी कुछ एडवांटेज देखा, सुना, पढ़ा है क्या? तो यू कैन पुट इट अप इन द चैट बॉक्स नाउ. एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इवैल्यूएशन करने से हम लोगों को सबसे पहला बेनिफिट क्या हो सकता है? किसी ने भी सुना नहीं है? Come on, I'm waiting for your answers in the chat box. Okay. The answer is a big no. Fine.
The first advantage that standard costing gives us is budgeting. आप आज क्या कर रहे हो? In the month of September, on 18th of September, हम लोगों को पता है कि अक्टूबर में एग्जाम आएगा। हमने बैठ के एनालाइज किया कि हमारा हालत क्या है। तुम 27-28 लोग हैं, मेरे को छोड़ दिया तो 26 लोग रहेंगे, जो लोग अपने टीवाई के बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया कि अगर एग्जाम हुआ तो क्या हालत होने वाला है, और आपको पता चला कि हालत खराब होने वाला है, इसीलिए आपने चुपचाप पढ़ाई करना चालू किया। यस, नो, डोंट नो, आपको क्या लगता है? What do you feel? So everybody is feeling yes. But अपने बैच में we are having more than 120 students. तो अगर समझो 128 ही मैं नंबर पकड़ता हूँ, बाकी 100 स्टूडेंट्स लोगों को यही पता नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है। कुछ लोग जॉब भी पे रहेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये बैच अटेंड नहीं कर सकते। ऐसा अगर 20% पकड़े तो बाकी 80 लोग, कोई गांव में बैठा है, कोई किधर फंसा है, कोई कुछ, मतलब उनके साथ क्या होने वाला है ये उनको भी पता नहीं। अचानक कल एग्जाम रहेगा, आज उनको पता चलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टू यू इज, आज आपने कुछ सोचा, इसीलिए एक्शन ले रहे हो, आज लेक्चर बैठ रहे हो। जिंदगी में पहली बार आपका, वैसे तो सेमेस्टर 6 लॉन्ग बैक मार्च 2020 को हो गया, लेकिन सितंबर 2020 में आप पहली बार एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुन रहे हो। मेरे दोस्तों, बजटिंग थोड़ा जिंदगी में हमेशा प्रेजेंट में रहने का, लेकिन थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको एक अंदाजा देता है कि ये साल आपको बिजनेस में फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। हम लोग सब क्लास ओनर्स लोगों का हालत खराब है, क्योंकि एडमिशंस हैव टेकन ए बिग बीटिंग एंड यू ऑल नो मार्केट में क्या चालू है। नॉट ओनली क्लासेस, हम लोग तो फिर भी ऑनलाइन लेक्चर्स में सर्वाइव कर रहे। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच आर लिटरली क्लोज्ड डाउन। कोई नया कपड़ा नहीं खरीद रहा है, नया कोई चप्पल जूता नहीं खरीद रहा है, कोई क्या बोलता है उसको, चश्मा बनाने को नहीं जा रहा है, कोई छतरी वगैरह नहीं खरीद रहा है। हमारा मॉल तुम अगर देखोगे तो लिटरली बंद है। खाने पीने का सब लोग जो है दे आर सर्वाइविंग बेटर। जनरल स्टोर्स वाले लोग दे आर सर्वाइविंग बेटर। कुछ इंडस्ट्रीज बूम हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री बूम हो रहा है, क्यों? उधर फायदा ही फायदा हो रहा है। लेकिन उससे एसोसिएटेड आईटी इंडस्ट्री बूम हो रहा है। मैं जो लैपटॉप, मैं आपको बताता हूँ फैक्ट, ये जो लैपटॉप जिससे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने कुछ 5 महीने पहले 20,000 में कुछ खरीदा था। कल मैं गया था, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम है, उसको अपडेट कराने को, बोलता है सर आप लकी हो, ये लैपटॉप का कीमत अभी 28,000 रुपया हो गया है। मतलब 5 महीने में 8,000 रुपया एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया मेरे दोस्तों। हिंदी में कहावत है, मरता क्या नहीं करता, जिसका ऑफिस इसके ऊपर बेस्ड है। मेरा लैपटॉप अगर खराब हुआ होता तो शायद मेरे को भी 28,000 में खरीदना पड़ता। तो वेयर आई एम कमिंग इज, in standard costing we try to find out the cost, we try to estimate the rate, and we find out the standard cost. So budgeting के लिए, and then we compare at the end of the year. So that is one of the biggest advantage of standard costing. Do you agree with what I am sharing with all of you? Type an agree or not agree. If you want to tell anything, add any points, you can definitely do that. Great. Next is something called as inventory costing. Now, how does a standard costing helps to inventory costing? What is inventory costing? Inventory costing is nothing but stock valuation. आप लोग FIB कॉम में थे तो AS2 के बारे में हल्का सा जानकारी आप लोगों ने सीखा था। वहां पर आपको एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था कॉल्ड एज परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम, परपेचुअल इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट। परपेचुअल म्हणजे कंटिन्यूअस। तो अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड रेट्स अवेलेबल है
और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चला कि मेरे गोडाउन में 1 लाख यूनिट्स अवेलेबल है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट करो तो आपको आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट हाथ में मिल जाएगा। Do you agree with what I say? So standard costing helps for inventory management also. Third is overheads allocation. Now what is overheads allocation? This is a very, आगे चल के तुम लोग पढ़ाई करोगे तो ये चीज आप लोग को समझ में आएगा। क्या आप लोगों ने कभी मशीन आवर रेट के बारे में सुना है क्या? मशीन आवर रेट आपको चैप्टर ही अलग से था ओवरहेड्स, तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया रहेगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट। तो जब भी मेरे को कोई एस्टिमेशंस करने का रहेगा तो मेरे को ओवरहेड्स एक्चुअल कितना खर्चा होगा मालूम नहीं, लेकिन आई कैन चार्ज ओवरहेड्स ऑन ए सर्टेन absorption rate available, which is called as absorption costing, very close to standard costing. तो अगर मेरे को सपोज कोई नया कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है, मैंने ये पिछले साल कॉस्ट शीट बनाया है, ये साल का एस्टिमेटेड बनाना है, तो उसमें ओवरहेड्स कितना होगा, आई कैन चार्ज एज ए परसेंटेज। तो दैट इज वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स अस, हम लोग को पर यूनिट कॉस्ट मालूम पड़ता है। एंड अगेन अगर मुझे किसी को कोटेशन देना है, कोटेशन समझते हो सब लोग? कोटेशन देना मतलब क्या? What do you understand when I say that I want to give a quotation? कोटेशन देना मतलब बहुत बार प्रोजेक्ट लेने के लिए हमको कितना पैसा लगेगा वो पहला देना पड़ता है। What will be the budgeted cost? बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ लेकिन बिल्डिंग का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रोडक्शन में गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, उसका कॉस्ट क्या होगा देना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेयर यू नो द स्टैंडर्ड रेट्स व्हिच यू कैन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। So these are some of the main advantages of standard costing. I hope everybody understands and relates to what is being said here. क्या सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फायदा ही फायदा है क्या हमेशा? नहीं नहीं, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो। सो व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीखा है, वहां पर ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाला एक कंसेप्ट है जहां पर एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कॉस्ट में आप 10% प्रॉफिट ऐड करोगे और फिर आप अपना कोटेशन दोगे। बहुत बार इंटीरियर डिजाइनर लोगों से आप पूछना कि तुम्हारा फीस कितना है, मेरे को एक इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, मेरे को फ्लैट का, ऑफिस का, तो वो चार्ज क्या बताएगा मालूम है क्या? सर आपका जितना खर्चा होगा उसका 10% मेरा कॉस्ट। मतलब अभी इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, मेरे को पता नहीं, मेरे को सीमेंट, रेती, ईटा, स्टील सब खरीदना है, फर्नीचर, डिजाइन उसने पहले बना दिया, लेकिन कीमत वो क्या बोलता है कि तुम्हारे साइट पर जितना खर्चा होगा उसका 10% मेरे को देने का। तो ये कितना खर्चा होगा, ये क्या मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा पर यूनिट पहले से एस्टिमेट करके दे सकता हूं क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ही वांट्स द एक्चुअल कॉस्ट। फीस चार्ज करने का ये तरीका बहुत भयंकर तरीका है, मतलब बहुत एडवांटेजियस है अगर आपको थोड़ा भी अकाउंट समझता रहेगा कि सामने वाले का जो भी खर्चा हुआ, मतलब अगर मेरे को शौक है और मैंने, देखो कैसा रहता है फर्नीचर, आपको मालूम है लकड़ा लेने को जाओ तो 3 क्वालिटी का रहता है, एक पुअर, एक मीडियम और एक हाई क्वालिटी। आपको आपके घर पे फर्नीचर बनाने का है तो कौन सा क्वालिटी का आप लकड़ा लेना पसंद करोगे दोस्तों? आपको आपके घर पे फर्नीचर बनवाना है तो आप कैसा लेना चाहोगे? यस, हाई क्वालिटी।
हर चीज में आप बेस्ट देखोगे, क्योंकि आप बोलोगे घर पे मेरे को रहने का है, अच्छा दिखना चाहिए। तो ऐसे टाइम पर कॉस्ट ज्यादा होएगा कि कम होएगा? तो इट विल बी ऑलवेज ऑन द हायर साइड। आर्किटेक्ट या जो इंटीरियर डिजाइनर है वो क्या बोलता है, तुम ₹1,00,000 खर्चा किया तो 10,000 मेरे को दे दो। अब एक घर को रिनोवेट करने के लिए ₹1,00,000 में कुछ नहीं होता है। घर का रिनोवेशन 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख होता है। तो इसको हमें एक डिजाइन बना के देने के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आराम से मिल जाता है मेरे दोस्तों। So that is called as a cost plus contract. I don't know if you have heard this word, but कोई इंटीरियर डिजाइनर कभी आपके पल्ले पड़ा तो ये उनका कॉस्टिंग का तरीका होता है। So what I am trying to tell to all of you is a very simple concept that कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनको कौन सा कॉस्ट चाहिए? दे वांट विच कॉस्ट? They always want actual cost, and we are having which cost? The standard cost. I hope that's clear. Okay, it says standard costing can promote inappropriate activities. How it can promote inappropriate activities? कोई सोच सकता है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से मैं बोलता हूं कि inappropriate activities प्रमोट होगा। कैसे? कोई सोच सकता है क्या? प्रैक्टिकल दिमाग चाहिए सोचने के लिए। दोस्तों, हमको मालूम है कि हमारा वरायंस, कॉस्ट वरायंस पॉजिटिव है, मतलब फेवरेबल। अब पॉजिटिव आने के लिए लेट अस टॉक अबाउट रेट वरायंस। मेरे को रेट, एक्चुअल रेट जो है स्टैंडर्ड रेट से कम चाहिए। अब एक्चुअल रेट मेरे को स्टैंडर्ड रेट से कम चाहिए। रेट कब कम होगा मेरे को बताओ बाजार में? When will be per unit cost lesser? When will be per unit cost lesser? मतलब एक चीज का, yes, महिमा said it rightly, when we purchase in huge quantity। तो अगर डायरेक्टर्स लोगों को रेट कम करना है, अपने फैक्ट्री में 1,00,000 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, लेकिन 1,00,000 में अगर भाव कम नहीं होता है, वो बोलेगा 5 लाख मटेरियल का क्वांटिटी डाल दो, रेट तो कम। पेपर में वो थोड़ी दिखेगा कि 5 लाख मंगाया कि 1,00,000 मंगाया। तो ऑफ कोर्स रेट वरायंस में भी अफेक्टेड, सॉरी यूसेज वरायंस में भी अफेक्टेड, बट रेट वरायंस तो कम दिखेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कोई बहुत दिमाग लगाएगा ना, तो इट विल लीड टू इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। It is not suitable for fast-paced activities. Now, what is a fast-paced activity? Fast-paced यानी वो प्रोडक्ट्स जिसका लाइफ सर्कल बहुत छोटा होता है। वो प्रोडक्ट्स जिसका लाइफ सर्कल बहुत छोटा होता है। अभी जैसा मैंने बोला कंप्यूटर पार्ट्स, अभी कंप्यूटर में जिस जमाने में हम लोगों ने लैपटॉप चालू किया था और आज के जमाने का लैपटॉप, इसमें बहुत फर्क है। मैं कल अक्षय कावड़े से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को बहुत सारा सीरीज बताया कि क्या 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 तो भी लैपटॉप के अंदर आ गया, प्रोसेसर में ये हो गया, वैसा हो गया, फास्ट हो गया, लेकिन उसका लाइफ है ना छोटा रहता है। क्यों? एक प्रोडक्ट आया, अपडेट आया, दूसरे में आया तीसरा, तीसरे में आया चौथा, ऐसा कुछ तो भी बता रहा था। कुछ तो भी सीरीज में 9 ऑपरेशंस रहते हैं और वो फास्ट चेंज होते रहते हैं उसका लाइफ। अब मेरे पास अगर i3 है तो आज की तारीख में कुछ i9 तक इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, इंटेल का प्रोडक्ट है, प्रोसेसर से, उसके बारे में बता रहा था मेरे को। तो जो मैं कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ये सब करने बैठेगा i3 में, तब तक जमाना i9 में हो गया रहेगा, ये प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया रहेगा, इसको कोई बनाता भी नहीं रहेगा, खरीदता भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल बी अ फेलियर। क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने के लिए अपर लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक काम करने वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि हम लोग हर एक का, आपको याद रहेगा तो हर वर्कर के स्टाइल का हम लोगों ने अलग अलग स्टैंडर्ड वरायंस कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड टेबल कैलकुलेट किया था। तो ऐसे में रिवर्स में उसका डेटा आने को, पहला एक्चुअल फिर रिवर्स में उसका डेटा आने को टाइम लगता है। So it gives a very slow feedback. And when is standard costing done? Always at the end of the year, when we have the standard and the actuals.
तो ये एक्चुअल्स का डेटा आने को टाइम लगता है। और वापस बिकॉज इट इज टू बी डन एट द स्मॉलेस्ट लेवल, यूनिट लेवल पे, तो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक पूरा टीम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट हम लोगों का बढ़ जाता है। So these are some of the major problems which are associated with standard costing. So that is all from my side as far as standard costing is concerned.